नमस्ते बच्चों, मैं स्मृति सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल LSS विथ SS पे। आज मैं कक्षा 12वीं का पहला चैप्टर जीवों में प्रजनन लेकर आई हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। जीवों में प्रजनन कहने का अर्थ है कि जो जीव हैं, जीव आपको पता ही होगा जीव किसे कहते हैं, जो जीवित होते हैं। जीवित कहने का मतलब जो श्वास ले सके, जो खुद भोजन कर सके, जिसमें हिलने डुलने की प्रक्रिया होती हो, जिसमें वृद्धि करने की प्रक्रिया होती हो, जो ये सब अपने आप होता हो, उसे जीव कहते हैं। तो इन जीवों में प्रजनन की प्रक्रिया कैसे होती है, ये भी एक प्रक्रिया है जिससे यह पता चलता है कि जीव होते हैं। जीवों में ही प्रजनन की प्रक्रिया संभव है अथवा अन्य चीज़ों में नहीं। तो ये प्रजनन की प्रक्रिया क्या होती है, ये शब्द को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस शब्द से ही पता लगेगा कि प्रजनन मतलब क्या होता है। प्रजनन मीन्स फिर से जनन की प्रक्रिया, यानी कि जो जीव होते हैं वो जीवों में जनन की प्रक्रिया फिर से होना, यानी कि जो जीव हैं वो जिस तरह के हैं वो वैसे ही जीव को फिर से उत्पत्ति करते हैं, फिर से उत्पन्न करते हैं। वैसे ही जीवों में वो जीव जो अपने ही जैसे छोटे से जीव को फिर से उत्पन्न करते हैं, उसे कहते हैं प्रजनन। तो जीवों में प्रजनन का अर्थ ये हो गया, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जीवों में प्रजनन को मैं समझाऊंगी, उसके लिए पहले परिभाषा है, वो उस परिभाषा को आप समझ लीजिए। परिभाषा मैं इसका पहले ही लिखी हुई हूँ, आप इनको समझ लीजिए। जनन प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही समान छोटे से जीव को जन्म देता है। कहने का अर्थ है कि प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो जीव होते हैं वो अपने ही जैसे, अपने ही समान अपने छोटे से जीव को जन्म देते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर इंसान है तो इंसान अपने ही जैसा इंसान, छोटे से इंसान की उत्पत्ति करता है, ना कि कोई अन्य जीवों के। अगर कोई भी जीव है, और भी हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली है, और भी जो जीव जंतु हैं, उन जीव जंतुओं में जो उत्पत्ति होती है उनसे उन्हीं जैसे ही जीवों की उत्पत्ति होती है, ना कि किसी दूसरे के जैसे। तो उसी को कहा जाता है प्रजनन। ये हो गई प्रजनन की परिभाषा तो मैंने समझा दिया, लेकिन आपको ये भी जानना है कि प्रजनन की प्रक्रिया क्यों आवश्यक है। प्रजनन की प्रक्रिया आवश्यक है ताकि इस पृथ्वी पर जीवों की जो अस्तित्व है, जीवों का जो अस्तित्व है वो इस पृथ्वी पर बना रहे। और इसलिए जीवों में प्रजनन की प्रक्रिया अति आवश्यक है। तो जो प्रजनन की प्रक्रिया है, उन्हें अपने जीवन के जो उसका जीवन अवधि होता है, उस जीवन अवधि में उसको पूरा कर लेना है। अब ये जीवन अवधि किसे कहते हैं, या जीवन काल भी कहा जाता है। ये जीवन अवधि या जीवन काल किसे कहा जाता है? जीवन अवधि या जीवन काल कहने का मतलब कोई भी वैसा जीव, जो भी जीव जब उसका जो जन्म होता है, वो जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल होता है, जो अवधि होती है, वो उसका जीवन काल या जीवन अवधि कहलाता है। उसे लाइफ स्पैन कहते हैं, लाइफ स्पैन कहा जाता है इंग्लिश में। तो वही है जीवन अवधि या जीवन काल। अब इसमें मैंने जैसे परिभाषा में आपको समझाया कि जीव के जन्म से लेकर उसके
प्राकृतिक मृत्यु तक का काल, जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल उस जीव का जीवन अवधि या जीवन काल कहलाता है। तो प्राकृतिक मृत्यु कहने का अर्थ है कि प्रकृति जब जीवों को खुद मृत्यु देती हो, यानी कि जीव जब अपनी पूरी उम्र ख़त्म कर लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं। कहने का अर्थ ये कि कोई भी जीव जब उसकी कोशिकाएं और शरीर का अंग जब कार्य करना धीरे धीरे बंद कर देता है तो वो मृत्यु प्राप्त करता है, वो प्राकृतिक मृत्यु कहलाता है। इसलिए कहा गया है जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु, ना कि किसी एक्सीडेंट के कारण या फिर किसी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई हो, उसकी प्राकृतिक मृत्यु का जो काल होगा वही उसका जीवन काल कहलाता है। मैंने यहाँ पे कुछ जीवन काल यहाँ पे लिखी हूँ, आपको जो मैं बताऊँगी वो लाइफ स्पेन कहलाता है। कुछ जीवों का लाइफ स्पेन यहाँ लिखा हुआ है, मैं उसको बताती हूँ। पहला है तितली। तितली की जो जीवन अवधि होती है वो 1 से 2 सप्ताह की होती है। 1 से 2 सप्ताह के अंदर ही उसको प्रजनन की प्रक्रिया करनी है, अपने प्रजाति को इस पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए। जो हाथी है उसका 65 वर्ष होता है, कुत्ता का 20 से 30 वर्ष होता है, कौवा का 15 वर्ष होता है। अब यहाँ पे मैं जो भी बता रही हूँ आपको, जितना वर्ष मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि वो उतने वर्ष में उसकी मृत्यु हो ही जाती है। कि जैसे मैंने बताया हाथी 65 वर्ष, तो 65 वर्ष होगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कभी 2 साल 4 साल आगे पीछे भी होता है। ये आपको एक लगभग आपको एक डाटा दिया जा रहा है, इसलिए आपको ये नहीं मानना है कि 65 वर्ष में ही उसकी मृत्यु होती है। ये आपको सिर्फ एक डाटा दिया जा रहा है। कौवा 15 वर्ष, तोता 140 वर्ष, मगरमच्छ 60 वर्ष, घोड़ा 60 वर्ष। और जैसे आपको पता है धान गेहूँ इन सब की जो होती है अवधि, वो 4 से 5 महीने की होती है, ये आपको पता है। कछुआ 200 वर्ष, बरगद का पेड़ 200 वर्ष, बिल्ली 35 से 40 वर्ष। वैसे बरगद का पेड़ का इसकी बरगद के पेड़ की काफ़ी लंबी अवधि होती है, लेकिन 200 के आसपास इसको माना जाता है। ये हो गया कुछ डाटा। बाकी और अगर किसी जीव जंतु के बारे में, उसकी जीवन अवधि के बारे में अगर आपको जाननी हो या पता करनी हो तो आप उसे गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ आपको समझाने के लिए आपको मैं इसे बताई। चलिए अब जीवों में प्रजनन की प्रक्रिया को जानना शुरू करते हैं। जीवन अवधि आपने जाना, परिभाषा प्रजनन का आपने जाना। प्रजनन के प्रकार, प्रजनन के मुख्य तौर पे कितने प्रकार होते हैं? प्रजनन के मुख्य तौर पे 2 प्रकार होते हैं, एक अलैंगिक, दूसरा लैंगिक। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन और भी अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन। इसे देखिए, प्रजनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जो आपको पढ़ना है वो 6 प्रकार के हैं। वैसे अलैंगिक जनन कई प्रकार के होते हैं, पर वो मुख्य तौर पे आपको 6 प्रकार का पढ़ना है। एक पहला विखंडन है, जो अलैंगिक का तरीका है। विखंडन भी 2 प्रकार का होता है, द्विखंडन एवं बहुखंडन। दूसरा है मुकुलन, बीजाणु संरचना, खंडन, संपोषण एवं कायिक प्रवर्धन। ये 6 प्रकार हैं जो आपको अलैंगिक जनन में पढ़ना है। और अगला है लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। प्रजनन के प्रकार, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, इन शब्दों को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि अलैंगिक जनन क्या होता है।
अलैंगिक जनन का अर्थ है कि यहाँ आप देखिए लैंगिक लिखा हुआ है। लैंगिक मीन्स वैसा लैंगिक जनन भी एक प्रकार है, तो लैंगिक जनन आप थोड़ा समझ लीजिए ताकि अलैंगिक आपको समझने में आसानी हो। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक कहने का मतलब वैसी प्रजनन की प्रक्रिया जिसमें युग्मक की ज़रूरत पड़ती हो। युग्मक क्या है? युग्मक एक अगुणित गुणसूत्र है। अगुणित गुणसूत्र की एक कोशिका होती है जो वैसे जीवों में बनती है जो लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं। तो यहाँ इस युग्मक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ इस युग्मक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसे कहते हैं अलैंगिक जनन। तो बगैर इस कोशिका, बगैर युग्मक के ये प्रजनन की प्रक्रिया होती कैसे है? ये सिर्फ एक जीवों से होती है, इसमें दो जीवों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें एक जीव से ही, यानी वो मादा हो और इसमें मादा एवं नर की आवश्यकता नहीं होती, नर और मादा की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। इसमें केवल एक ही जनक, उसको बोलते हैं एक जनक, एक ही जनक से प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। एक ही जनक से प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये मुख्य तौर पर निम्न वर्गीय जीवों में पाया जाता है। उच्च वर्गीय जीवों में लैंगिक जनन ही होता है। ये निम्न वर्गीय जीव जैसे कोई एक कोशिकीय जीव हो, जैसे जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, ये सब निम्न वर्गीय जीव हैं जिनमें कि अलैंगिक जनन प्रक्रिया होती है। अलैंगिक जनन भिन्न प्रकार के होते हैं, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। उसका मैं पहला भाग आपको समझाती हूँ। पहला जो है वो है विखंडन। विखंडन क्या होता है? जो एक जनक से प्रजनन करता हो, एक ही जनक से संतति का निर्माण होता हो, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसकी परिभाषा आप थोड़ा समझ लीजिए। इसकी परिभाषा मैं पहले से लिख कर रखी हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ, समझाती हूँ। अलैंगिक प्रजनन प्रक्रिया में संतति कहने का मतलब जो उससे उत्पन्न संतान होती है उसे संतति कहते हैं। संतति एक ही जनक से पैदा या प्राप्त होते हैं, जैसे जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ और अनेक पौधे एवं जंतु अलैंगिक जनन होता है। जंतुओं में अलैंगिक जनन होता है। इस प्रकार से पैदा हुए संतति अपने जनक से अनुवांशिक रूप से और आपस में भी समान होते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर कोई एक जीव से तैयार होती है संतति, तो वो अपने जनक के समान होती है। क्योंकि लैंगिक जनन में क्या होता है कि नर और मादा दोनों की ज़रूरत पड़ती है, दोनों का युग्मक उसमें मिलता है तब जाकर संतति का निर्माण होता है। तो उसमें नर और मादा दोनों के गुण आने से वहाँ अलग गुण बनता है और इस वजह से लैंगिक जनन से तैयार संतति के लक्षण माता और पिता दोनों से मिलते हैं। पर अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक है, तो पूर्ण रूप से वो संतति, अलैंगिक जनन में पूर्ण रूप से वो संतति अपने जनक के समान होता है, अनुवांशिक तौर पर और बाहरी तौर पर भी। इस वजह से इसे क्लोन कहा जाता है। वो जो संतति तैयार होता है वो अपने जनक का एक पुंजक होता है, क्लोन होता है। अलैंगिक जनन कई प्रकार के होते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उसका मैं पहला बता रही हूँ, विखंडन। विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न वर्गीय जीव अपने ही शरीर को, निम्न वर्गीय यानी एक कोशिकीय जीव अपने ही कोशिकाओं को, अपने शरीर को दो या दो से अधिक भागों में विखंडित कर लेते हैं, विखंडित करके और संतति का निर्माण करते हैं। अगर कोई एक कोशिकीय जीव
अपने कोशिका को सिर्फ 2 टुकड़ों में खंडित करे तो उसे कहते हैं द्विखंडन। अगर वो सिर्फ 2 टुकड़ों में खंडित करे तो उसे कहते हैं द्विखंडन। अगर कोई कोशिकीय जीव अपने कोशिका को 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में खंडित करे तो उसे कहते हैं बहुखंडन। द्विखंडन अमीबा में, पैरामीशियम में आपको देखा जा सकता है। ये अमीबा और पैरामीशियम में द्विखंडन की प्रक्रिया होती है। बहुखंडन की प्रक्रिया प्लाज्मोडियम में होती है। ये द्विखंडन की प्रक्रिया कैसे होती है, इस चीज़ को मैं आपको समझाती हूँ। मैं अमीबा का डायग्राम बनाकर समझाती हूँ। जैसे आपको पता है कि अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है और इसकी कोई खास आकृति नहीं होती है। वो आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चारों तरफ से जो इसकी कोशिका झिल्ली होती है वो सिर्फ आपस में जुटी होनी चाहिए। बाकी ये एक इरेग्युलर शेप कहलाता है, मीन्स जैसा तैसा इसकी आकृति होती है, कोई इसकी खास आकृति नहीं होती। लेकिन जनरली जो अमीबा का एक डायग्राम होता है वो आपने किताबों में भी देखा होगा, वो जस्ट कुछ इस तरीके से होता है। तो मैं इसी डायग्राम को लेकर आपको समझाऊंगी कि इसमें द्विखंडन की प्रक्रिया कैसे होती है और ये द्विखंडन के माध्यम से प्रजनन की प्रक्रिया कैसे होती है। ये एक कोशिकीय जीव है अमीबा। बीच में एक केंद्रक होगा और बीच में अंगक होते हैं। ये कुछ कोशिका द्रव है। इसमें होता क्या है कि आपने कोशिका विभाजन तो पहले पढ़ा होगा कि कोशिका विभाजन क्या होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ आएगा कि इसमें खंडन होता कैसे है। अगर आपको कोशिका विभाजन पता है तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें खंडन कैसे संभव है और खंडन कैसे होता है। आपने कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र पढ़ा होगा, उसी से ये संबंधित है, क्योंकि ये एक कोशिका है जिसे 2 टुकड़ों में बंटना है। तो कोशिका विभाजन में भी कुछ वैसा ही है कि एक कोशिका से वो टूटकर कोशिका तैयार होती है, तो इसमें भी कुछ वैसा ही है। यहाँ पे केंद्रक जो है, केंद्रक यानी इसमें गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र क्रोमोसोम। ये गुणसूत्र यहाँ पे डीएनए की जो होती है, डीएनए यहाँ पे कॉपी करता है। डीएनए यहाँ पे कॉपी करके इसमें संख्या की वृद्धि होती है। तो ये कुछ थोड़ा जो इसका केंद्रक होता है वो केंद्रक थोड़ा सा यूं हो जाता है और जैसे झिल्ली होती है वो झिल्ली वैसे ही रहती है। आपने पढ़ा होगा कोशिका विभाजन में कि कोशिका विभाजन जो होता है वो, थोड़ा सा मैं इधर कोशिका विभाजन समझा दूं ताकि ये समझने में आपको आसानी हो। कोशिका विभाजन जो प्रक्रिया होती है वो 2 चरणों में पूरी होती है। पहला कहलाता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा कहलाता है साइटोकाइनेसिस। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक, और काइनेसिस मीन्स विभाजन। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस यानी केंद्रक, काइनेसिस मीन्स विभाजन यानी केंद्रक विभाजन। दूसरा है साइटोकाइनेसिस, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव, और विभाजन यानी कि सबसे कोई भी कोशिका विभाजन जब होगा तो कोशिका विभाजन में सबसे पहली जो अवस्था आएगी, पहली जो प्रक्रिया होगी वो कैरियोकाइनेसिस की होगी। मतलब केंद्रक का विभाजन पहले होगा, तब इसमें पाए जाने वाले कोशिका द्रव का विभाजन होगा, तब जाके कोशिका विभाजन की प्रक्रिया पूरी होगी। तो अमीबा भी एक कोशिकीय है, तो ये दोनों प्रक्रिया होगी।
तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, इस वजह से जो केंद्रक है वो केंद्रक का गुणसूत्र जो उसमें डीएनए है वो डीएनए कॉपी करेगा। डीएनए कॉपी करने के बाद कुछ समय में ये धीरे धीरे वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है, अलग होना शुरू हो जाता है, और उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी इसकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो भी इसके साथ साथ थोड़ी बहुत यूं अपनी आकृति बना लेती है। फिर एक समय आता है कि ये पूर्ण रूप से ये बिल्कुल अलग हो जाता है और ये पूर्ण रूप से अलग हो जाता है और दो कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो आपने देखा एक कोशिका थी और उस एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हो गया। तो जो ये कोशिका होती है जिससे तैयार हो रहा है, जिससे उत्पन्न हो रहा है, तो जो कोशिका है उस कोशिका को बोलते हैं मातृ कोशिका। एवं जो तैयार कोशिका होती है, जो उत्पन्न कोशिका होती है, उसे कहते हैं पुत्री कोशिकाएं। ये पुत्री कोशिकाएं हैं। ये पुत्री कोशिकाएं कहलाती है। तो द्विखंडन आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि जब कोई एक कोशिका अपनी कोशिका को दो टुकड़ों में बांट ले तो उसे पुत्री कोशिकाएं, तो उसे द्विखंडन कहते हैं। यही अमीबा में आपको नजर आ रहा है। अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया होती है और द्विखंडन के माध्यम से प्रजनन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे एक पुंजक तो है ही, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि जिस तरह से जनक कोशिका होती है, जो मातृ कोशिका है, बिल्कुल उसी के समान ये दो पुत्री कोशिका तैयार होती है। इसमें कोई भी अंतर नहीं होता। ये बिल्कुल जनक के बिल्कुल ही एक पुंजक होती है, क्लोन होती है। ये कोई भी इसमें अंतर नहीं होता और यह अमर कहलाती है। अमर कहलाती है जब द्विखंडन से तैयार हुई जो संतति होती है वो अमर भी कहलाती है। इमॉर्टल क्यों कहलाती है? ये इमॉर्टल इसलिए कहलाती है क्योंकि ये जो कोशिका है, जो मातृ कोशिका है, उसकी मृत्यु कहीं नहीं हुई। आप पूरे इस प्रक्रिया में देखिए कि उसकी मृत्यु कहीं नहीं हुई है। बस यही कोशिका है जो टूटकर दो कोशिका में बटी है। तो इसकी मृत्यु कहीं नहीं हुई है। बस इसी कोशिका का जो अंश है, जो इसका आनुवांशिक लक्षण है, वो सिर्फ दो टुकड़ों में बटा है। इसकी मृत्यु कहीं नहीं हुई, इस वजह से ये इमॉर्टल कहलाता है। इस द्विखंडन की प्रक्रिया को मैं आपको पैरामीशियम में भी समझा देती हूँ। इसलिए इसे समझाना ज़रूरी है क्योंकि जो मैं अमीबा में समझाई वो उसकी आकृति जैसी तैसी होती है। तो आपने देखा होगा कि वो कोशिका का विभाजन कहीं से भी हो जाएगा। ये कोशिका कहीं से भी दो टुकड़ों में बट जाएगी। वो इधर से भी दो टुकड़ों में टूट सकती है, इधर से भी टूट सकती है, इधर से भी टूट सकती है। वो इरेग्युलर शेप है, जैसी तैसी आकृति है, तो उसका विभाजन दो टुकड़ों में कहीं से भी हो सकता है। लेकिन पैरामीशियम के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए मैं आपको पैरामीशियम में भी समझा देती हूँ कि उसमें द्विखंडन की प्रक्रिया कैसे होती है। द्विखंडन की प्रक्रिया पैरामीशियम में थोड़ी भिन्न होती है क्योंकि पैरामीशियम की अपनी एक खास आकृति है। ये देखिए, ये पैरामीशियम का डायग्राम है। ये पैरामीशियम जो है, इसमें आप देख रहे होंगे कि इसकी एक खास आकृति होती है।
ये स्लीपर का जो सोल होता है, चप्पल का जो सोल होता है, वैसी आकृति होती है इसकी, और ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। ये भी एक कोशिकीय जीव ही है और इसमें द्विखंडन की प्रक्रिया ही होती है, लेकिन एक खास जगह से ये विभाजित होता है, ना कि जहाँ तहाँ से जैसे अमीबा में था। इसका आप देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, इसमें पैरामीशियम में दो केंद्रक पाए जाते हैं, एक बड़ी होती है और एक छोटी। बड़े वाले को मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं और छोटे वाले को माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। और ये सब कुछ वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल कहलाता है, और इधर ये ग्रूव कहलाता है जहाँ से, और ये जो है सीलिया कहलाता है, सीलिया, और ये सीलिया जो है इसका लोकोमोटरी ऑर्गन कहलाता है, ताकि ये आसानी से अपने पानी में तैर सके, वो लोकोमोटरी ऑर्गन कहलाता है, जिसकी मदद से वो पानी में तैर सकता है और भोजन को इसी से पकड़कर वो अपने ग्रूव में डाल सकता है। इसमें उसका एक खास मुंह की तरह यह काम करता है, वो खाना ग्रूव में डालता है और इस तरह से इसमें होती है। मैं आपको समझाती हूँ कि द्विखंडन कैसे होता है। आपने देखा कि इसकी जो आकृति है वो एक खास आकृति बनी हुई है, तो ये यूं यहाँ से नहीं टूट सकता, इधर से नहीं खंडित हो सकता, ना इधर से खंडित हो सकता। जहाँ केंद्रक है उसका विभाजन वहीं से होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं पहले भी आपको बताई हूँ कि जब कोई एक कोशिकीय जीव होता है तो उसमें जो विभाजन होता है वो सबसे पहला केंद्रक विभाजन होता है, तब कोशिका द्रव का विभाजन होता है। तो केंद्रक यहाँ मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस है, तो इसका जो विभाजन होगा वो हमेशा यूं ट्रांसवर्स में होगा, इसको ट्रांसवर्स सेक्शन कहा जाता है। यूं जब कोई ये कोशिका ऊपर नीचे अलग अलग भागों में जब इधर से बढ़ती है तो इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं, अनुदैर्ध्य काट कहा जाता है। ये टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस जब करेंगे इसका, तब जब टीएस होगा, ट्रांसवर्स सेक्शन होगा, तब जाके ये ऊपर से ये आकृति ऊपर जाकर बनेगी, इसकी ये पूर्ण आकृति बनकर तैयार होगी पैरामीशियम की, और फिर इधर नीचे से पैरामीशियम की आकृति तैयार होगी। इस प्रकार एक कोशिका यानी एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम का निर्माण हो गया, इसे कहते हैं द्विखंडन। अब चलिए आगे देखते हैं बहुखंडन। ये बहुखंडन कैसे होता है? बहुखंडन को मैं पहले थोड़ा सा मैं आपको समझाई थी। बहुखंडन मतलब आपको शब्द सुनकर भी समझ आ रहा होगा। बहुखंडन कहने का मतलब कि कोई भी कोशिकीय जीव, जो भी कोशिकीय जीव हो, जिसका खंडन दो से अधिक भागों में हो, जो मातृ कोशिका है वो मातृ कोशिका अपने कोशिका का खंडन दो से अधिक भागों में करता हो, उसे कहते हैं बहुखंडन। इसको मैं एक उदाहरण के साथ आपको समझाती हूँ। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, एक उत्कृष्ट उदाहरण है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है आप जानते ही होंगे कि ये एक प्रोटोजोआ है। ये प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो इंसानों में मलेरिया कराता है। आपने सुना होगा कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, वाकई मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मच्छर एक सिर्फ वाहक है, ना कि वो रोग जनक है। रोग जनक जो है वो प्लाज्मोडियम है।
जो कि मच्छर के लेबियम में, यानी उसकी जो सुंडिका होती है, जो उसका सुंडिका है, उसमें ये रहता है। और जब हमें वो काटता है तो ये प्लाज्मोडियम हमारे रक्त में आने से हमें मलेरिया बीमारी होती है। तो ये प्लाज्मोडियम का जो विभाजन होता है, प्लाज्मोडियम का जो प्रजनन होता है, वो बहुखंडन होता है। प्लाज्मोडियम भी एक कोशिकीय जीव है, जो एक कोशिकीय होता है। इसमें होता कोशिका विभाजन की तरह ही है, इसमें कैरियोकाइनेसिस होता है। लेकिन अंतर क्या है कि ये जो केंद्रक है वो केंद्रक पहले कई केंद्रक में टूटता है। जैसे कि इसकी जो कोशिका झिल्ली है वो वैसी की वैसी होती है और इसका केंद्रक कई टुकड़ों में टूटता है। और इसके अंदर जो फैली कोशिका द्रव है वो कोशिका द्रव ये थोड़ी थोड़ी हर एक केंद्रक के चारों तरफ एकत्रित हो जाती है, सारे केंद्रकों के चारों तरफ। और अंत में जो पहली कोशिका झिल्ली होती थी, जो इसकी थी, वो एक सिस्ट हो जाता है। सिस्ट कहने का मतलब कि वो एक सिर्फ कवच बनकर रह जाता है और ये सब मुख्य तौर पर कोशिकाएं बनती है। फिर जब ये पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है तब ये सिस्ट टूटता है और यूँ टूट करके इसके अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती है वो सारी कोशिकाएं बाहर आ जाती हैं। सारी कोशिकाएं बाहर आ जाती हैं। इस तरह से ये बहुखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इस तरह से ये संपन्न होती है। तो ये हो गया बहुखंडन। अब आगे मैं दूसरा अलैंगिक तरीका समझाती हूँ, जिसे कहते हैं मुकुलन यानी बर्डिंग। ये कैसे होता है उसे समझिए। मुकुलन, बर्डिंग, देखिए मुकुलन मुकुलन कहने का अर्थ है कि वैसा निम्नवर्गीय जीव जिसमें कि उसके एक जनक से कोई एक जनक हो और उस एक जनक से सेम वैसा बिल्कुल जनक के समान उसके शरीर से थोड़ा सा एक उदर्व निकल आए। आउटग्रोथ कहते हैं उसे, उदर्व, एक आउटग्रोथ जैसी उसकी आकृति है, वो मुकुलन को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण लेकर आपको समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इसका एक उदाहरण है हाइड्रा। हाइड्रा क्या है आपको पता होगा। ये बहुकोशिकीय जीव है जो समंदर में पाई जाती है। आपने कई किताबों में भी देखा होगा, कुछ उसकी ऐसी आकृति होती है हाइड्रा की। ये हाइड्रा का टेंटिकल्स है, इसको टेंटिकल्स कहते हैं और ये समंदर में पाए जाने वाला जीव है। कुछ ऐसी आकृति होती है हाइड्रा की। हाइड्रा में मुकुलन होता है। क्या होता है कि जो ये जनक शरीर है, ये जनक शरीर के बिल्कुल समान, बिल्कुल जनक के शरीर के समान एक छोटा सा उदर्व निकल आए। उसके शरीर से ही एक उदर्व, सेम वैसा ही जैसा जनक का शरीर है वैसा बिल्कुल उसका उदर्व निकल आए, उसे कहते हैं मुकुलन। इस प्रक्रिया को मुकुलन कहा जाता है। कुछ समय वो जनक से वो लगा रहता है, फिर कुछ समय के बाद वो उस शरीर से अलग होकर अपनी स्वतंत्र जिंदगी चलाता है।
अपनी स्वतंत्र जिंदगी चलाता है। तो इस प्रकार जो तैयार संतति होता है उसे मुकुलन का तरीका कहते हैं। एक उदाहरण और मैं देकर समझाती हूँ। एक उदाहरण और इसका बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है ईस्ट। ईस्ट आपने इसका नाम कई बार सुना होगा। ईस्ट एक कोशिकीय कवक है जो हमारे भी जीवन में काफ़ी उपयोगी है। ईस्ट का प्रयोग कई चीज़ों में किया जाता है क्योंकि इसमें किण्वन की प्रक्रिया होती है। इस किण्वन की प्रक्रिया की वजह से इसे बेकरी इंडस्ट्री में, शराब की इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये ईस्ट एक कोशिकीय कवक है जो मुकुलन द्वारा संतति की उत्पत्ति करता है। इसमें भी उसी प्रकार से द्विखंडन के प्रकार से इसमें जो केंद्रक है वो केंद्रक का डीएनए जो है वो कॉपी करता है। कॉपी करके इसमें से ये थोड़ा सा आगे की तरफ कोशिका झिल्ली की तरफ बढ़ता है और यूं वो कुछ इस तरीके से धीरे धीरे वो अपने केंद्रक को इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ाता है। और जैसे वो केंद्रक बढ़ता है साथ ही साथ इसकी झिल्ली भी उसके साथ साथ ऐसे आगे की तरफ निकल आती है। तो इस वजह से ये मुकुल की तरह दिखाई देता है, एक कली की तरह दिखाई देता है, कली का निर्माण हो जाता है और ये मुकुलन द्वारा निर्मित होता है। और इस तरीके से ईस्ट का निर्माण मुकुल द्वारा संतति प्राप्त होता है। वो एक ईस्ट से एक ही मुकुल बाहर की तरफ आएगा, ज़रूरी नहीं। वो एक से इधर और भी मुकुल बन सकते हैं। एक ईस्ट से कई मुकुल जुटे हुए होते हैं, फिर वो आगे चलकर इधर से इसका केंद्रक आगे बढ़ेगा, फिर ये उससे होगा। कुछ समय तक इसके साथ वो जुड़ा रहता है, फिर इससे अलग होकर अपनी अलग स्वतंत्र जिंदगी चलाता है। ये हो गया मुकुल। ये सब कोशिका विभाजन की प्रक्रिया पर ही निर्भर कर रहा है। जितने भी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है वो सब कोशिका विभाजन के आधार पे ही है। सब में कोशिका विभाजन की जो समसूत्री विभाजन प्रक्रिया होती है, जो समसूत्री विभाजन मतलब माइटोसिस, ये माइटोसिस प्रक्रिया पर आधारित है। यानी कि जब कोई एक कोशिका नई कोशिका को निर्मित करती है तो बिल्कुल एक समान जो उसमें गुण होता है बिल्कुल वैसा ही गुण वो उत्पन्न करती है। अपने डीएनए को कॉपी करके, डीएनए को डबल करके वो नए संतति का निर्माण करती है। उसे कहते हैं समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। तीसरा प्रकार है बीजाणु संरचना। बीजाणु संरचना इसे बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ये बीजाणु संरचना भी एक अलैंगिक तरीका है जिससे संतति का निर्माण होता है। ये बीजाणु संरचना क्या है और कैसे जीवों में होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। बीजाणु संरचना मुख्य तौर पर कवक में होता है, मुख्य तौर पर कवक में देखा जाता है। इसमें होता है कि मुख्य तौर पर कवक में देखा जाता है। मैं कोई एक कवक का उदाहरण लेकर आपको समझाती हूँ। जैसे कुछ कवक हैं म्यूकर
कहलाता है, राइजोपस कहलाता है, और कुछ सवाल है हरित शैवाल, उसे कहते हैं क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास नाम का सवाल है जिसमें बीजाणु संरचना, और कई जीव हैं जिसमें होता है बीजाणु संरचना। बीजाणु संरचना होता क्या है मुझे सिर्फ वो बताना है। तो कवक में म्यूकर है, राइजोपस है, और भी कई तरह के कवक हैं जिसमें बीजाणु संरचना होती है। ये सब उदाहरण देकर मैं अभी आपको समझाती हूँ। क्लैडिमोमोनास में कैसे होता है? क्लैमिडोमोनास में किस प्रकार होता है बीजाणु संरचना, इसका डिटेल मैं पहले से लिख रखी हूँ, मैं उसकी मदद से आपको समझाती हूँ। क्लैमिडोमोनास में प्रोटोप्लास्ट जो ये डायग्राम है क्लैमिडोमोनास हरित शैवाल का, उसे आप देखिए जो मैं बनाकर रखी हूँ। इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे ए कोड किया गया है, यहाँ बी किया गया है, यहाँ सी और यहाँ डी। तो प्रोटोप्लास्ट की बात हो रही है। ये हरित शैवाल है तो आपको पता होगा कि उसमें प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है। हरित जो भी पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे की जो कोशिकाएं होती है वो हरित शैवाल जो होते हैं उन सब में प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है। तो वही कहा जा रहा है क्लैमिडोमोनास में प्रोटोप्लास्ट के विभाजन से 2 या 4 चल बीजाणु जूस्पोर। चल बीजाणु कहने का अर्थ है कि इसमें जो बीजाणु बनती है वो बीजाणु पानी में तैर सकती है, इधर उधर जा सकती है, इस वजह से उसको चल बीजाणु कहा जाता है। और कुछ वैसे भी बीजाणु होते हैं, कई जीवों में वैसा भी बीजाणु बनता है जो कि जहाँ पर वो निर्माण करता है, जहाँ वो गिरता है बस वहीं रहता है और वो कहीं भी इधर उधर नहीं चल सकता, उसे अचल बीजाणु कहा जाता है। वो गतिहीन होता है और चल बीजाणु गतिशील होता है। तो यहाँ क्लैमिडोमोनास की बात हो रही है, तो क्लैमिडोमोनास में चल बीजाणु का निर्माण होता है और वो गतिशील होता है और द्विकशाभिक होता है। द्विकशाभिक कहने का मतलब फ्लैजेला, उसमें जो धागा होता है वो एक कोशिका है, उस कोशिका में 2 कशाभिक निकले होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, इसे कशाभिक कहा जाता है, फ्लैजेला कहा जाता है। ये फ्लैजेला कहते हैं जिसकी मदद से ये कोशिका आसानी से पानी में तैर सकती है। प्रत्येक चल बीजाणु कुछ समय पश्चात क्लैमिडोमोनास में परिवर्तित हो जाता है। कहने का अर्थ है कि ये यहाँ ए नंबर में आप देखिए, ये एक क्लैमिडोमोनास हरित शैवाल की आकृति है। इसमें ये प्रोटोप्लास्ट में विभाजन हुआ। बी में आप आगे चलकर देखिए, यहाँ पे ये जो प्रोटोप्लास्ट है वो टूटकर 2 उसमें बीजाणु बने, फिर 4 बीजाणु बने, जिसका जिक्र आपने यहाँ देखा, 2 या 4 चल बीजाणु, 2 फिर 4। उसके बाद इसमें से जो 4 हैं वो चारों फिर बाहर निकलकर वो स्वतंत्र रूप से वो अलग अपनी ज़िंदगी चलाने लगते हैं, अलग उसकी अपनी अस्तित्व होती है और इस तरीके से एक जनक कोशिका से 4 इस प्रकार के क्लैमिडोमोनास का निर्माण हो गया। ये हो गया बीजाणु संरचना, जिसमें बीजाणु की उत्पत्ति होती है और बीजाणु से निर्मित होता है। इसमें एक और उदाहरण मैं देकर समझाती हूँ। पेनिसिलियम में बीजाणु अचल होता है और उसे कोनिडिया कहते हैं। उस बीजाणु ही होता है। बीजाणु क्या है? बीजाणु एक छोटा सा बीज की आकृति का होता है। बीज मीन्स बिल्कुल एक डॉट जैसा होता है,
जो निम्नवर्गीय जीवों में बनता है, वो जैसे आप बड़े पेड़ पौधों में जिसे बीज कहते हैं, वो कुछ उसी प्रकार का बीजाणु कहलाता है, बिल्कुल छोटा सा। और अलग अलग जीवों में बीजाणु अलग अलग कहलाता है। किसी में अचल होता है, कोनिडिया है, एप्लेनोस्पोर बोलते हैं। तो ये चीज़ है। उसी प्रकार पेनिसिलियम जो है, पेनिसिलियम आपको पता होगा कि पेनिसिलियम क्या होता है। पेनिसिलियम जिससे कि एक एंटीबॉडी बनाई गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, पेनिसिलिन नाम की, जो एंटीबॉडी हम लोगों के काफ़ी कारगर है। ये पेनिसिलियम कवक से ही तैयार की गई थी। पेनिसिलिन नाम की एंटीबॉडी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तैयार करी थी। तो इस पेनिसिलियम में भी बीजाणु संरचना के मदद से इसके संतति का निर्माण होता है। म्यूकर, जो पहले मैं उदाहरण में आपको बताई थी, म्यूकर क्या होता है? म्यूकर जो है वो ब्रेड में, जो हम लोग ब्रेड खाते हैं या रोटी खाते हैं, उसमें जो फफूंद लगता है, जो कवक लगता है, वो म्यूकर कहलाता है। आपने देखा होगा कई बार कि रोटी पे फफूंद लगता है, या कोई बहुत समय पहले लड्डू वगैरह रखा हो बहुत पुराना, तो उसके अंदर या ऊपर आपने देखा होगा भूरे रंग की कुछ धुलकन जैसी चीज़ें बैठ जाती है। तो वो जो कवक होता है उसको म्यूकर बोलते हैं, और उसमें भी बीजाणु द्वारा ही संतति का निर्माण होता है। आपने देखा होगा कि जब रोटी पे फफूंद लगता है, तो जब आप पहले देखते हो तो थोड़ा सा दिखाई देता है, फिर आप कुछ समय और छोड़ देते हो तो फिर थोड़ा और वो रोटी पे फैल जाता है। तो इसकी वजह क्या है? ये बीजाणु संरचना ही इसकी वजह है। इसकी आकृति म्यूकर कैसे फैलता है आपकी रोटी पे, वो कैसे बीजाणु संरचना से होता है, वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। म्यूकर आपको खुली आँखों से उसकी कोई आकृति तो नज़र नहीं आती, लेकिन जब आप उसे माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी में डालकर देखोगे तो आपको कुछ यूँ उसकी आकृति नज़र आती है, कुछ इस तरह से नज़र आती है, इस प्रकार से। इस प्रकार से कुछ नज़र आती है। तो ये जो है वो कवक लगा हुआ होता है उसमें, और ये ऊपर जो आप देख रहे हो इसी में बीजाणु का निर्माण होता है। ये नीचे उस रोटी से चिपकने के लिए उसका ये भाग होता है। ये जड़ की तरह दिखता है पर इसे जड़ नहीं कहते, इसे हाइफी बोला जाता है, हाइफी कहते हैं। और जब ये चीज़ें कहीं एक जंक्शन यानी दो चार चीज़ें जब एक जगह आकर, दो चार रास्ते की तरह जब एक जगह आकर मिलती है तो उसे जंक्शन कहते हैं। तो ये जो जंक्शन जैसी भाग होती है उसको माइसीलियम कहा जाता है, माइसीलियम कहा जाता है, उसे माइसीलियम कहते हैं। और जो इसमें जड़ जैसी आकृति आप देख रहे हो उसे हाइफी कहते हैं। इसमें जड़, रूट नहीं कहा जाता, इसे हाइफी कहा जाता है। और इससे इसका मुख्य भाग ये लगा हुआ है जिसमें बीजाणु, ये बीज जैसी धूलकण जैसी आकृति तैयार होती है। और जब ये परिपक्व होता है, परिपक्व होने के बाद ये फटता है और फट कर ये गिरता है। ये म्यूकर में अचल बीजाणु बनता है, इस वजह से इसमें बीजाणु फटकर आसपास ही गिरता है और हवा के माध्यम से इधर उधर जाता है। वो चल नहीं सकता, वो हिल नहीं सकता उसमें, इस वजह से वो एक ही जगह होता है। और जिस जगह वो गिरता है उस जगह से एक नए म्यूकर का निर्माण हो जाता है। फिर वो वहाँ पर परिपक्व होता है, वो भी उसमें फटता है, फटकर उसके बीजाणु बाहर आते हैं, नीचे गिरता है, और फिर वहाँ से नए म्यूकर का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार ये धीरे धीरे फैलता जाता है। जब आप पहले देखते हो तो थोड़ी सी रोटी पे नज़र आता है, फिर आप उसे थोड़ी सी चपाती पे नज़र आता है, फिर आप देखते हो तो थोड़े सा और फैल जाता है। उसका कारण ये है। आगे है
मैं आपको 3 प्रकार समझा चुकी हूँ अलैंगिक जनन की। चौथा प्रकार है खंडन, वो मैं आपको बताती हूँ। खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन वैसे जीवों में होता है, वैसे निम्नवर्गीय जीवों में जो खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ खास प्रकार के जीव अपने ही शरीर को परिपक्व होने के पश्चात 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं और वो हर एक टुकड़ा एक पूर्ण जीव में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार वो एक जीव से कई संतति का निर्माण होता है, तो उसे खंडन की प्रक्रिया कहते हैं। इसको मैं उदाहरण देकर समझाती हूँ। इसका बहुत ही उत्तम उदाहरण है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा स्पायरोगायरा एक हरित शैवाल है, एक हरित शैवाल है और इसमें जो निर्माण होता है, जब आप स्पायरोगायरा को देखोगे तो जितने भी शैवाल होते हैं तो पूरे बिल्कुल हरा हरा ही वो नज़र आता है, पर आप जब उसको ध्यान से सूक्ष्मदर्शी में देखोगे तो उसकी आकृति कुछ ऐसी नज़र आती है। मैं इसको पहले से बना कर रखी हूँ, मैं उसे दिखाती हूँ। ये कुछ ऐसी आकृति होती है स्पायरोगायरा की। जब ये स्पायरोगायरा परिपक्व होता है तो ये अपने ही परिपक्व शरीर को 2-3 टुकड़ों में तोड़ सकता है। आप देखिए, ये अगर इधर से यहाँ से वो कट जाए तो ये वाली जो आकृति है, ये वाली जो है और ये वाली, ये अगर तीनों अलग अलग हो जाती है तो इसकी मृत्यु नहीं होगी। ये अगर अलग अलग होती है इस तरीके से तो ये तीनों टुकड़ा पूर्ण स्पायरोगायरा में परिवर्तित हो जाता है। पूर्ण स्पायरोगायरा में ये परिवर्तित हो जाता है और इस तरह से एक स्पायरोगायरा से 3 स्पायरोगायरा का निर्माण हो जाता है। इसे कहते हैं खंडन, फ्रेगमेंटेशन। इसके कई और उदाहरण भी हैं। सी एनेमोन भी एक उदाहरण है। सी एनेमोन में भी खंडन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। सी एनेमोन समंदर में पाए जाने वाला जंतु है जो कुछ ऐसे आपको नज़र आएगा। वो छोटे से टूल की तरह नज़र आता है जिसमें कुछ छोटे छोटे टेंटिकल्स निकले होते हैं, उसमें भी खंडन होता है। ये इसमें भी वो क्षमता है कि अपने शरीर को ये 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बांट सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये अगर ऊपर वाला भाग कट जाए, ये कट जाए, तो ऊपर वाला भाग से पूरा निम्न भाग तैयार हो जाएगा और बीच वाले से ऊपर वाला और नीचे वाला भाग तैयार हो जाएगा और नीचे वाले से पूर्ण ऊपर वाला भाग तैयार हो जाएगा। इसकी मृत्यु नहीं होगी। ये तीनों टुकड़े से 3 सी एनेमोन का निर्माण हो जाएगा। इसे सी एनेमोन कहते हैं। सी एनेमोन ये जंतु का नाम है जो समंदर में पाया जाता है। आगे 5वां तरीका है अलैंगिक प्रकार का,
जो संपोषण कहलाता है। संपोषण, रीजेनरेशन, संपोषण रीजेनरेशन कहलाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है अलैंगिक जनन की जिसमें कि कुछ खंडन जैसी ही चीज़ें होती है, लेकिन इसमें होता ये है कि थोड़ा उसमें अंतर है। पहले मैं बता दूं संपोषण क्या है, फिर मैं अंतर उसमें बताऊंगी। संपोषण में भी बिल्कुल फ्रेगमेंटेशन, खंडन जैसा होता है कि जब कोई जीव अपने ही शरीर को 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बांट ले, तो ये 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बांट ले तो ये स्वेच्छा की बात है, जो कि खंडन में होता है। ये स्वेच्छा की बात है जो अपने आप, जिसमें ऐसी प्रक्रिया होती ही है प्राकृतिक रूप से, जो अपने ही शरीर को 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बांटकर वो नए शरीर में परिवर्तित हो जाए। लेकिन संपोषण में ये एक घटनाक्रम में होती है। अगर किसी एनिमीज, किसी भी जीव जंतुओं का शरीर कट जाए किसी कारणवश, अगर किसी कारणवश कट जाए, तो वो शरीर, कटा हुआ शरीर खत्म नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती। वो जो भी कटा हुआ शरीर होगा उससे नए शरीर का निर्माण हो जाता है और इसे ही संपोषण कहते हैं। जब कोई जीव अपने शरीर को अपनी मर्जी से ना, अपनी किसी वजह से, किसी कारणवश अगर उसका शरीर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में कट जाता है, तो वो, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो हर एक टुकड़ा एक नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। उसे संपोषण कहते हैं। मैं इसे एक उदाहरण के मदद से आपको समझाती हूँ। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्लेनारिया। प्लेनारिया कहते हैं उसको। ये साधारणतः फ्लैट वॉर्म भी कहलाता है। ये प्लेनारिया में कैसे होता है संपोषण की प्रक्रिया, तो मैं आपको समझाती हूँ। ये प्लेनारिया का डायग्राम है। प्लेनारिया एक चपटा सा कृमि है, एक ये प्लेटी हेलमिंथिस समूह का एक जीव है, एक जंतु है, जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। बिल्कुल ये रिबन की तरह होता है, जिसमें डॉर्सल यानी पीठ और वेंट्रल यानी उसका पेट का कुछ पता नहीं चलता, बिल्कुल रिबन की तरह दिखाई देता है। और ये जो आप देख रहे हो, ये इसकी आंखें नहीं है, ये सिर्फ एक आई स्पॉट कहलाता है। उसकी आंखें नहीं होती है, वो आंख नहीं बना है। अगर इसका शरीर किसी कारणवश 2 या 3 टुकड़ों में कट जाए तो इसकी मृत्यु नहीं होती, हर एक टुकड़ा पूर्ण प्लेनारिया में परिवर्तित हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, पूर्ण प्लेनारिया में परिवर्तित हो जाता है, इसकी मृत्यु नहीं होती है। और इस तरह से संतति का निर्माण होता है, और इस प्रकार से संतति निर्माण की प्रक्रिया को संपोषण, रीजेनरेशन कहते हैं। और इसमें एक हाइड्रा भी एक इसका उदाहरण है। प्लेनारिया है ही है, हाइड्रा भी एक उदाहरण है, और भी ऐसे कई जीव हैं। हाइड्रा में भी कुछ ऐसा ही होता है। हाइड्रा में बडिंग भी होता है, वो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। हाइड्रा में रीजनरेशन भी हो सकता है अगर किसी कारणवश उस हाइड्रा का शरीर कट जाए। जैसे ये हाइड्रा है, इस हाइड्रा का शरीर किसी कारणवश कट जाए तो उसकी मृत्यु नहीं होती, यह हाइड्रा का निर्माण हो जाता है पूर्ण रूप से, और इसे संपोषण कहते हैं। छठा अलैंगिक प्रकार है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये जो कायिक प्रवर्धन है
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आप वेजिटेशन शब्द को देखिए, वेजिटेटिव कहने का मतलब वेजिटेशन। वेजिटेशन मीन्स सिर्फ वनस्पति की बात हो रही है। ये जो प्रक्रिया है सिर्फ वनस्पति में होगा, ना कि किसी जंतु में। वनस्पति यानी पेड़ पौधों में ये होने वाली प्रक्रिया है। कुछ सिर्फ ये पौधे में होने वाली, पेड़ पौधों में होने वाली प्रक्रिया है, ना कि किसी जंतु में। इसीलिए इसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये जो अब ये बात आ रही है सिर्फ पेड़ पौधों में होने के लिए, तो सिर्फ पेड़ पौधों में ही होगा। तो पेड़ पौधों में मैं इनको लेकर आपको समझाऊंगी। कायिक प्रवर्धन मुख्य तौर पर 2 प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक तरीका, एक प्राकृतिक प्रणाली है। कायिक प्रवर्धन प्राकृतिक प्रणाली से हो सकता है, या फिर आप उसे कृत्रिम प्रणाली से भी कायिक प्रवर्धन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं पहले ही आपको बताई कि ये जो कायिक प्रवर्धन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ये सिर्फ पौधों में होगा। और हमें पता है कि इंसान जो है वो 90% चीज़ों के लिए वो पौधे पे ही निर्भर है। अपनी ज़रूरत पूरी जो भी होती है मनुष्यों की, वो 90% ज़रूरतें पौधों से और पौधों से और पेड़ों से पूरी होती है। इसी वजह से इसका कृत्रिम प्रणाली भी करना ज़रूरी होता है, ताकि इंसानों की, मनुष्यों की ज़रूरतें पूरी हो सके। बाकी प्राकृतिक तरीके भी होते हैं, तो मैं पहले प्राकृतिक तरीका आपको बताती हूँ। प्राकृतिक प्रणाली में कैसे कायिक प्रवर्धन होता है। प्राकृतिक प्रणाली सिर्फ एक ही प्रकार का होता है, वो मुकुलन का तरीका है और दूसरा कुछ भी नहीं। प्राकृतिक तरीके से जो भी कायिक प्रवर्धन होगा सिर्फ मुकुलन होगा, बाकी सारी कृत्रिम प्रणाली ही होती है। तो मुकुलन का तरीका क्या होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। मुकुलन कैसे पौधों में होता है, मैं कुछ उदाहरण देकर समझाऊंगी। मुकुलन का सबसे सही उदाहरण है ब्रायोफाइलम की पत्ती, जिसे पत्थरचट्टा की पत्ती कहते हैं। पत्थरचट्टा की पत्ती, ब्रायोफाइलम लीफ। पत्थरचट्टा की पत्ती बहुत चीज़ों में इसका एक आयुर्वेदिक इलाज भी है। बहुत रोगों में इंसानों का आयुर्वेदिक इलाज भी होता है पत्थरचट्टा की पत्तियों से। पत्थरचट्टा की पत्ती कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। थोड़ी पत्थरचट्टा की पत्ती जो होती है वो आपने देखा भी होगा, वो थोड़ी सी मोटी होती है और इस पत्ते का जो किनारा होता है वो कटा हुआ होता है। पत्ते का किनारा जो होता है वो ऐसे कटा हुआ होता है और बीच में मोटी सी रीढ़ लगी होती है। तो ये पत्थरचट्टे की पत्तियों में मुकुलन होता है। इसमें जितने भी इसके कटे हुए भाग हैं, जितने भी पत्ते में कट्स हैं, जितना भी कटा है ये भाग, वहाँ पे बिल्कुल इस पौधे के समान छोटी छोटी पत्तियाँ निकल आती है। जितने भी कट्स हैं, जब ये पत्तियाँ परिपक्व हो जाती है, जो पहले से जनक पत्ती है, जब परिपक्व हो जाती है तब उस पर छोटी छोटी पत्तियाँ बनकर तैयार होती है। जितने इसके कट्स हैं वहाँ पे, जितने भी कट्स हैं, जितने भी इसके, वहाँ पे ये तैयार निकल आती है। और जब ये पोषण अपने जनक से प्राप्त करती है, वो फिर जब ये पत्ती, जो जनक पत्ती है, वो पूर्ण रूप से जब सूख जाती है, तब ये सारे जो मुकुल निकले हैं इस पत्ते पे, जितने भी मुकुल हैं वो सारे मुकुल झड़कर नीचे गिरते हैं। और नीचे अगर मिट्टी हो तो मिट्टी के संपर्क में आते ही वो सारे पूर्ण रूप से एक पौधे में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आप देखिए
कि एक परिपक्व पत्थरचट्टे की पत्ती से कितने सारे मुकुल निकले और कितने सारे संतति का निर्माण हो गया। ये एक प्राकृतिक तरीका है। आलू में भी कुछ ऐसा ही होता है। आलू में भी मुकुल होता है। आलू भी एक उदाहरण है। आलू में जो ट्यूबर होता है, यूं उस ट्यूबर से आपने देखा होगा, आलू में ऐसे ट्यूबर्स लगे होते हैं। वो ट्यूबर्स के बीच में आपने देखा होगा सफ़ेद या थोड़ा गुलाबी रंग का ऐसा होता है, उससे भी मुकुल निकलता है और उससे मुकुल निकलने के बाद उससे पौधे तैयार होते हैं। तो एक आलू से कई पौधे तैयार हो जाते हैं। उसे मुकुलन का तरीका कहते हैं। ये पौधे में प्राकृतिक तरीके से होने वाली प्रक्रिया है। अब मैं आपको कृत्रिम प्रणाली समझाती हूँ। कृत्रिम प्रणाली मुख्य तौर पे 4 तरीके से किया जाता है, जो इंसान पौधे में करता है पौधे की वृद्धि के लिए, पौधे की संख्या वृद्धि के लिए। वो मुख्य जो 4 तरीका है वो कृत्रिम तरीका 4 कहलाता है। एक कलम का तरीका होता है। कलम मतलब पेन कलम की बात नहीं हो रही है। कलम करना मतलब बहुत तेज धारदार चाकू से किसी चीज़ को अगर एक बार में काटते हैं तो वो कलम कहलाता है, कलम। और दूसरा है परत प्रणाली, परत प्रणाली। तीसरा है निरोपण का तरीका, निरोपण का तरीका, निरोपण प्रणाली। और चौथा है उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन। इसको मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। पहला, कलम का तरीका। जैसे मैं पहले भी आपको बताई, कलम कहने का मतलब कि जब कोई कलम प्रणाली कहने का मतलब कि जब किसी पौधे के डालियों को तेज धारदार चाकू से उसे काटा जाए और उसे फिर उस डाली को ज़मीन पे लगाया जाए और उससे तैयार जो पौधे होते हैं, जो जनक का पौधा था उससे डाली काट कर नए पौधे का जब निर्माण हुआ, तो ये कलम का तरीका कहलाता है। मैं इसे और भी अच्छे तरीके से आपको समझाती हूँ। कलम का तरीका, ये कलम का तरीका है। पौधे के एक छोटे से भाग को तेज चाकू की मदद से काटकर अलग कर दिया जाता है। इस विधि को कलम विधि कहते हैं। जब आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो वहाँ बातें लिखी हुई है वो आप यहाँ देखिए। ये ऐसे कुछ पौधे हैं। ये मुख्य तौर पे जो कलम का तरीका होता है वो काष्ठीय पौधों में होता है, मतलब जिसका तना और डाली जो काष्ठीय हो, थोड़ा काट जैसा हो, जैसे गुलाब का पौधा हुआ, बॉन्जनविलिया हुआ, ये सब में आप कलम का तरीका कर सकते हैं। इस कलम के तरीके को आप देखिए। जैसे सपोज़ ये आप मान लीजिए कि ये गुलाब का पौधा है। गुलाब के पौधे की एक डाली तेज़ धार चाकू से काटी जाती है और उसे काट कर उसे दूसरे वास में लगाया, दूसरे गमले में लगा दिया जाता है। उस गमले में जो डाली लगाई गई, वो डाली कुछ समय बाद उससे खनिज पानी पाकर वो फिर विकसित हो जाता है। ये जनक पौधा था। जनक पौधा से नए पौधे तैयार हो गए। तो इस तरह से जो प्रणाली होती है वो कलम प्रणाली कहलाती है। से
बोलते हैं। इस विधि को कलम विधि कहते हैं। उस कटे भाग को मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। कुछ दिनों बाद वह कटा भाग नए पौधे में विकसित हो जाता है। यह नया पौधा अपने मातृ पौधे को एक मातृ पौधे से एक समान होता है। यह प्रणाली दूसरा है परत प्रणाली। परत प्रणाली क्या होता है? ये ज़्यादातर आप वैसे पौधों में करोगे जो लत जैसा हो, जिसको क्रीपर्स या क्लाइंबर्स कहते हैं, या फिर जिसकी डाली बहुत लचीली हो, आप उसमें ये तरीका कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि परत प्रणाली में क्या होता है। जैसे कि ये आप डायग्राम देखिए। ये डायग्राम ये कुछ जैस्मिन का पौधा है। सपोज़ कोई पौधा है जो उसकी डाली बहुत लचीली होती हो, तो उस लचीले डाली को उसे मोड़कर ज़मीन के अंदर मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। जिस जगह पे वो डाली को गाड़ी जाती है तो उसमें से नए जड़ निकल आते हैं और उसके आगे के भाग से कुछ पत्तियां निकल आती है। फिर वो जब पौधा बनता है, फिर उससे जो तैयार डाली होती है, उस डाली को आप फिर मोड़कर ज़मीन के अंदर गाड़ सकते हो। फिर वो मिट्टी से खनिज जल प्राप्त करके वो जड़ का निर्माण कर देगा और फिर वहाँ से नए पत्तों का निर्माण हो जाएगा और नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से जिस भी पौधे में प्रक्रिया होती हो उसे परत प्रणाली कहते हैं। आप कोई भी लचीले पौधे में कर सकते हो। जो पौधा लचीला हो, जिसकी डाली बहुत लचीली हो, जो मुड़ सके, मुड़कर ज़मीन के अंदर गाड़ा जा सके, उसमें आप आसानी से इसको कर सकते हो। जैसे आप ये प्रणाली जैस्मिन में कर सकते हो। आप इसे नींबू के पौधे में भी कर सकते हो। जब वो पौधा छोटा होता है, काफ़ी लचीला होता है, आप उसमें भी कर सकते हो। आप इस चीज़ को गौभा यानी आप अमरूद के पौधे में भी कर सकते हो। ये परत प्रणाली, जिससे आपको एक जनक पौधे से कई संतति पौधे आपको मिल जाएंगे। तीसरा तरीका है निरोपण का तरीका। ये निरोपण का तरीका। निरोपण के तरीके में क्या है कि आप इसे जो भी वैसा पौधा जो आगे चलकर पेड़ एक वृक्ष में परिवर्तित होगा, आप उसमें कर सकते हो। और इसका मुख्य मकसद है कि जब आप कोई एक पौधे में दूसरी कोई क्वालिटी चाहिए हो, तो उस क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए, उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए ये निरोपण का तरीका किया जाता है। निरोपण के तरीके में मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाती हूँ निरोपण का तरीका। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आम का पौधा है जो अभी तना ज़्यादा मोटा नहीं हुआ है, वो ज़मीन पे लगा हुआ है। और कोई दूसरा आम का पौधा है जो अभी वो भी ज़्यादा मोटा तना नहीं हुआ है, आप वो ले लीजिए। मैं अब दोनों आम के वृक्ष की ही बात कर रही हूँ, आम के पौधे की ही बात कर रही हूँ। ये भी एक आम का पौधा है, ये भी एक आम का पौधा है, आप मानकर चलिए। आप यहाँ पे एक आम और दूसरा अमरूद नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों का जो जीनस है वो बिल्कुल अलग अलग है। दोनों जो प्रजाति है बिल्कुल अलग अलग है। दोनों की प्रजाति बिल्कुल भिन्न है। तो अगर आप एक आम और एक अमरूद लेते हो तो दोनों के बीच निरोपण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको एक ही जीनस का लेना है। हाँ, उसकी क्वालिटी अलग हो सकती है,
उदाहरण के लिए अगर आप एक आम का पेड़ दशहरी का ले रहे हो तो दूसरा आप आम का पेड़ लोगे, लेकिन कोई दूसरा ले सकते हो, जैसे आप स्वर्ण रेखा ले सकते हो। तो इसमें आपको करना क्या है, ये तरीका होता क्या है, ये करते क्यों हैं, निरूपण का तरीका करने का मेन है कि मकसद, अगर आपको इस दशहरी के पेड़ दशहरी के वृक्ष का फल अगर अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन साइज आपको बहुत पसंद नहीं आ रहा, बहुत छोटा है, तो आप इसे चाहते हो कि इसका साइज भी अच्छा हो और आपको जो है स्वर्ण रेखा का साइज अच्छा है, पर इसका स्वाद अगर उतना अच्छा नहीं है, तो आप, वैसे स्वर्ण रेखा का स्वाद काफ़ी अच्छा होता है, मैं सिर्फ उदाहरण के लिए आपको बता रही हूँ। स्वर्ण रेखा का अगर आपको स्वाद अच्छा नहीं लगे, उसका साइज अच्छा है, तो आप इसमें से एक्सचेंज कर सकते हो। तो करते क्या हैं, दोनों ही पेड़ के तना को तिरछा काटा जाता है। तिरछा इसलिए काटते हैं ताकि अगर आप इसके तने को यहाँ लाओगे और इसके तने को वहाँ लेकर जाओगे, तो इसके तने को इस पे लाके जोड़ना है और इसके तने को इस पे लाकर जोड़ना है, तो इस वजह से जोड़ने में सुविधा हो, इस वजह से इसे तिरछा काटा जाता है। जब आप तिरछा काटते हो तो ऊपर का भाग और नीचे का भाग कुछ यूं अलग हो जाता है, दोनों में ही। ऊपर का भाग सियोन कहलाता है और नीचे का भाग स्टॉक कहलाता है। जड़ वाला जो भाग होता है, जो ज़मीन में लगा होता है, उसे स्टॉक बोलते हैं, और जो वो ऊपर वाला कटा हुआ भाग है वो सियोन होता है। दोनों ही पेड़ के सियोन वाले भाग को आप बदल कर और उसे एक दूसरे पे लाकर इस तरीके से बिल्कुल बैठा दीजिए, और उसके बाद फिर उसे एक कपड़े में मिट्टी, खनिज और सारे वैसे कुछ फाइटो हॉर्मोन्स यानी पौधे में जो कुछ ज़रूरी हॉर्मोन्स पाए जाते हैं, वो उसमें डालकर, खनिज वगैरह डालकर, उस कपड़े को इसके ऊपर बांध दिया जाता है। बांध कर दोनों ही पेड़ को उस प्रकार बांध दिया जाता है। बांधने के बाद इसके ऊपर एक प्लास्टिक कवर भी लगाया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक कवर लगाने से क्या होता है कि इस पर कोई कवक और चीज़ों और कुछ जीवाणु और कवक का हमला नहीं होता, जिससे ये सुरक्षित रहता है। ये सुरक्षित रहने के लिए, सुरक्षा के लिहाज से इसके ऊपर ये कवर लगाया जाता है। उसके बाद इसे कुछ दिनों के पश्चात आप देखोगे कि ये बिल्कुल एक दूसरे में जुड़ जाता है और इसमें जो गुण आप चाहते थे वो गुण आपको कुछ प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रक्रिया को निरूपण की प्रक्रिया कहते हैं। यही निरूपण प्रणाली कहलाता है, जो कृत्रिम तरीके से किया जाता है। इसमें जो कोशिका थी, वो कोशिका ये चौथा और ये आखिरी तरीका है अलैंगिक प्रकार का और कृत्रिम प्रकार का। ये कृत्रिम प्रणाली में ये लास्ट है, आखिर का, जिसे उत्तक संवर्धन कहते हैं। उत्तक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर कहा जाता है। ये उत्तक संवर्धन क्या है, ये टिश्यू कल्चर क्या है? उत्तक संवर्धन कहने का अर्थ है उत्तक का संवर्धन। उत्तक यानी टिश्यू, उत्तक आप जानते होंगे, ये कोशिकाओं का एक समूह होता है। इस उत्तक का संवर्धन करके हम नए
पौधे को प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रणाली कैसे करते हैं, ये क्या तरीका है, आप इसको देखिए। इस टिश्यू कल्चर, इस उत्तक संवर्धन को आप माइक्रो प्रोपेगेशन भी बोल सकते हो, माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो आप समझिए। माइक्रो यानी सूक्ष्म, माइक्रो यानी सूक्ष्म, सूक्ष्म चीज़ों का संवर्धन। तो उत्तक काफ़ी सूक्ष्म होता है, एक कोशिका का समूह है तो काफ़ी सूक्ष्म होता है, और उस सूक्ष्म भाग को आप संवर्धित करके जो है नया पौधे का निर्माण कर रहे हो, तो इस वजह से इसे माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। अब देखिए कि माइक्रो प्रोपेगेशन यानी टिश्यू कल्चर करते कैसे हैं। आप जिस भी पौधे का आप संतति तैयार करना चाहते हो, उस पौधे से आप उत्तक निकालिए। आप उत्तक कैसे निकालोगे? उत्तक निकाला जाता है उससे, वो जो एक्सपर्ट होते हैं, जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, वो उसमें से उत्तक उनको बताया जाता है, उत्तक कैसे पौधे से निकाला जाता है, कहाँ से निकाला जाता है। तो एक खास प्रकार का उत्तक निकाला जाता है, और उस उत्तक को निकालकर एक खास प्रकार के घोल में डाला जाता है, जो एक वहीं के प्रयोगशाला में एक कांच का जार जैसा होता है, उसमें एक घोल बनाया जाता है, जिस घोल में कुछ फाइटो हार्मोन्स यानी पौधे का हार्मोन डाला जाता है, कुछ खनिज डाला जाता है, और वो घोल तैयार किया जाता है। उस घोल में उसे उत्तक घोल बोलते हैं। उस उत्तक घोल में उस उत्तक को डाला जाता है और उसे कुछ दिनों तक रखा जाता है। कुछ दिनों के बाद उस उत्तक से छोटी छोटी पत्तियां निकलनी शुरू होती है और उसमें से छोटे छोटे जड़ आने शुरू हो जाता है। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे वो उत्तक जो है बिल्कुल ही उत्तक घोल जो है बिल्कुल ही सूख जाता है और पत्तियां काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती है, और बड़ी बड़ी पत्तियों के साथ साथ उसमें कुछ जड़ भी होते हैं। उसके बाद उसे उस जार से निकाल करके प्रयोगशाला में उसे कुछ दिन और खास तरह के वातावरण में रखा जाता है। फिर इसकी ढेर सारी नई कॉपी की जाती है, जिसे जब इसमें से कॉपी कर लिया जाता है तो उसे सोमा क्लोन्स कहते हैं। सोमा क्लोन्स कहा जाता है। इसकी जब ढेर सारी कॉपी कर ली जाती है तो उसे सोमा क्लोन्स कहते हैं, क्योंकि जितनी मेहनत और उसमें जितनी मेहनत और खर्च से ये विधि की जाती है, उसमें से कोई एक पौधा ही तैयार हो, ऐसा एक ही पौधा तैयार होता है, जिससे कि काफ़ी एक ही पौधा तैयार होता है और वो काफ़ी महंगा होता है, तो उसे काफ़ी महंगा होता है, तो उसे बार बार ऐसी ही प्रणाली करना संभव नहीं है, इसलिए उसका सोमा क्लोन्स तैयार किया जाता है। सोमा मीन्स बॉडी होता है, सोमा मीन्स बॉडी, बॉडी यानी काय, काय मीन्स शरीर, और क्लोन्स मीन्स एक पुंजक, यानी जैसा आपने तैयार किया बिल्कुल उसी समान आप ढेर सारा और उसका तैयार कर सकते हो। उसे सोमा क्लोन्स कहते हैं। सोमा क्लोन्स बनकर तैयार हो जाता है, फिर उसे मार्केट में लाया जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रणाली से तैयार की गई जो जीव होती है, इस प्रकार से तैयार किए गए जो पौधे होते हैं, उसे टिश्यू कल्चर कहा जाता है, माइक्रो प्रोपेगेशन कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अलैंगिक जनन के बारे में आप जान चुके हैं। अब लैंगिक जनन की वीडियो मैं आगे लेकर आऊँगी, तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द कर लें और बेल आइकन भी टच करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचे। लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।